नेट एग्जाम ज्योग्राफी भूगोल सिलेबस डिस्कशन की बात करेंगे, एक एक पॉइंट को डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। आप जानते हैं कि यूजीसी नेट का जो पेपर है उसको एनटीए कंडक्ट कराती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी जो नेट है आपका उसको एनटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट कराती है। साल में 2 बार आपका ये एग्जाम होता है। अभी आप बदलाव कर दिया था, पहले यह पेपर ऑफलाइन होता था, पेपर पेन मोड पर होता था, बट अब इसको सीबीटी कर दिया है। अब ये पेपर भी आपका ऑनलाइन होता है। सारे क्वेश्चन आपके इसमें एमसीक्यू बेस्ड पेपर होते हैं। 2 पेपर होते हैं यूजीसी नेट में, यूजीसी नेट पेपर 1 और यूजीसी नेट पेपर 2। यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है उसमें आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो बेसिकली 10 यूनिट हैं डिवाइड की हुई हैं, उन्हें 10 यूनिट से मिक्स करके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट पेपर 2 में जो आपका विषय है, जिस विषय से आपने मास्टर की डिग्री ली है, उस मास्टर की डिग्री के जो आपका पाठ्यक्रम है उसको 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है और उन 10 यूनिट से पूरे 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कुल मिला के अगर बात करेंगे तो 150 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। इस दृष्टि से देखेंगे तो 300 नंबर का आपका पूरा पाठ्यक्रम हो जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 हो जाएंगे। 3 घंटे का टाइम है। कोई भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें नहीं होती है। पेपर 1 का 100 नंबर 50 क्वेश्चन और पेपर 2 का 200 नंबर 100 क्वेश्चन आपके सामने। अभी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे अपने पेपर 2 के बारे में। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे आपने मास्टर डिग्री किसी भी विषय से की हो, आपने हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, संस्कृत कोई भी हो आपका, राइट, तो आप वहां पे पेपर 1 बिल्कुल सबके लिए कॉमन है। पेपर 2 सब्जेक्ट सबका अलग अलग रहता है, वह सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर की डिग्री की है। तो हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 10 यूनिट में डिवाइड किया जाता है पूरे पाठ्यक्रम को। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपकी जो 10 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 4, 5 और 6 यूनिट यहां पर, प्लस उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10, यानी पूरे सिलेबस को आपके को और 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है और इन्हीं 10 यूनिट के हिसाब से मिलाकर के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, राइट। चलिए एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। जैसे जो पहली आपकी यूनिट है वो है जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरी है क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान, तीसरी है ओशनोग्राफी जिसको हम समुद्र विज्ञान कहते हैं, चौथा है ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट पर्यावरण भूगोल, पांचवी है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, छठवीं हो जाएगी ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रीजनल डेवलपमेंट आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास का भूगोल, कल्चरल सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी सांस्कृतिक सामाजिक एवं राजनीतिक भूगोल, ज्योग्राफिक थॉट भौगोलिक चिंतन, और बात करेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल और ज्योग्राफिक टेक्निक यानी भौगोलिक तकनीक। ये 10 यूनिट है आपकी और इन 10 यूनिट को मिला के हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूनिट को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आपके सामने जो आपकी पहली यूनिट है, तनिक इस पहली यूनिट को हम यहाँ पे समझेंगे, है ना। हाँ, इसको हटा देते हैं। पहली यूनिट को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो पहली यूनिट है आपकी जियोमॉर्फोलॉजी। पहला इसमें टॉपिक दे रखा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। जब हम पृथ्वी के बारे में बात करते हैं तो पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के, पृथ्वी की संरचना को लेकर के पूरा एक अपना टॉपिक आता है जिसमें पृथ्वी के नीचे प्लेटों की बात की जाती है। प्लेट क्या है, प्लेट कैसे बनी है, प्लेटों की गति कैसे होती है, प्लेटों की गति कितने प्रकार की होती है, महाद्वीप कैसे बने, महासागर कैसे बने, प्लेटें महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं, महासागरीय प्लेटें होती हैं, हल्की प्लेटें होती हैं, भारी प्लेटें होती हैं, प्लेटों के टकराने से क्या होता है, महाद्वीपों का प्रभाव भी उसी उन्हीं प्लेटों की गति से संबंधित होता है। तो महाद्वीपीय प्रवाह टॉपिक है। प्लेट टेक्टोनिक है आपका, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत भी उसी में आ जाता है। दोनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हो जाएंगे। प्लस पृथ्वी पे जो हम जियोमॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं, जिसको हम हिंदी में कहते ही हैं भू आकृतिक विज्ञान। तो भू आकृतिक विज्ञान की जब हम बात करेंगे तो भू आकृतिक विज्ञान में एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो हैं, आंतरिक एवं बाह्य बल जो पृथ्वी पर लग रहे हैं, तो पृथ्वी के आंतरिक बल और पृथ्वी के बाह्य बल के कारण पहले तो कौन कौन से बल कार्य करते हैं, प्लस उसके अलावा उनमें क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, उनके क्या क्या प्रभाव होंगे, उन समस्त चीजों को भी हम इसमें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए डेनुडेशन एंड वेदरिंग के बारे में बात करेंगे, अनाच्छादन एवं अपक्षय के बारे में बात करेंगे, जियोमॉर्फिक साइकिल डेविस एंड पेंक का भूआकृतिक चक्र का जो सिद्धांत है उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बहुत गहरे के टॉपिक हैं।
थ्योरीज एंड प्रोसेस ऑफ स्लोप डेवलपमेंट, ढाल विकास का सिद्धांत और प्रक्रम के बारे में बात करेंगे। वहीं अर्थ मूवमेंट, भू संचलन के बारे में बात करेंगे। सिस्मिसिटी, फोल्डिंग, फोल्टिंग एंड वल्केनिसिटी यानी भूकंपीयता, भूकंपनीयता, बलन, भ्रंश तथा ज्वालामुखीता के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर तरीके से टॉपिक को समझेंगे। लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, स्थल निर्माण की घटनाएं, भूआकृतिक संकट के कारण क्या क्या हैं, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, भूस्खलन है, हिमस्खलन है, इनके प्रभाव क्या हैं और ये इनके होने की घटनाएं क्या हैं, मानव की आर्थिक क्रियाकलाप, मानव की क्रियाकलाप का इन पे क्या प्रभाव पड़ता है, उन समस्त टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। राइट, क्लियर है। गुड मॉर्निंग मोहन लाल प्रजापति जी, काव्या प्रजापति जी, गुड मॉर्निंग। मानसी अग्रहरी जी, सर एलटी ग्रेड की क्लास नहीं चल रही है क्या? बिल्कुल एलटी ग्रेड की क्लास चल रही है, सुबह 11 बजे। बीते 2 दिन से क्लास नहीं हुई थी, बट अभी 11 बजे आपकी एलटी ग्रेड की क्लास होगी। राइट, चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे डिटेल में जियोमॉर्फोलॉजी के बाद में। यहाँ पे अब आप एक मिनट अगर ये देखेंगे तो जियोमॉर्फोलॉजी में इन्होंने केवल इतने टॉपिक्स दिए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जियोमॉर्फोलॉजी में केवल इतने टॉपिक हैं। कम से कम अगर मैं बात करूं लगभग 50 आवर्स, यानी अगर मैं बात करूं 50 घंटे का कम से कम टॉपिक इसकी थ्योरी है। मतलब केवल जियोमॉर्फोलॉजी की थ्योरी को पढ़ने के लिए कम से कम 50 लेक्चर्स। अगर एक लेक्चर्स को हम 2 घंटे का 1.5 घंटे का करेंगे तब भी कम से कम 30 लेक्चर्स में जाकर के ये कंप्लीट होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये टॉपिक पढ़ने, इन टॉपिक्स के अंतर्गत भी बहुत सारे सब टॉपिक हैं। यही गलती हो जाती है बच्चों से, जब आप टारगेट तैयारी करते हैं तो आपको लगता है कि ये जो टॉपिक्स इसके अंतर्गत दे रखे हैं, हम केवल इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, उससे हमारा पेपर पास हो जाएगा। तो वो संभव नहीं है। आपको उस टॉपिक के अंदर गहराई में उतरना पड़ेगा। उस टॉपिक से रिलेटेड हुए सब टॉपिक्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, याद रख लीजिएगा। तो यहां पे डिटेल में बात करेंगे। ऐसे ही जियोमॉर्फोलॉजी के बाद जब हम पूरे क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो बहुत साधारण भाषा में बात करूंगा कि क्लाइमेटोलॉजी में, जलवायु विज्ञान में जलवायु से लेकर के, वायु से लेकर के पृथ्वी पर वायु की जो परतें हैं, वायु की परतों के साथ में जो वायुदाब पेटियां हैं, सूर्य का क्या प्रभाव पड़ रहा है, सूर्यातप क्या है, पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है, तापमान क्या है, तापमान का विलोमन क्या है, वायुमंडल दाब है, पवने हैं, पवनों के प्रकार क्या है, वातागर क्या होता है, वायु राशियां क्या होती हैं, प्लस उनका चक्रवात क्या होगा, प्रति चक्रवात क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में बात करेंगे। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। थर्नवेट लिखा हुआ है, थॉर्नवेट होता है, तो थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण का सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। प्लस इसमें दे नहीं रखा है लेकिन आपको फिर भी पढ़ लेना चाहिए, हम त्रिवार्ता के बारे में बात करेंगे। त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण का सिद्धांत भी पढ़ेंगे। इंसो घटनाओं के बारे में बात करेंगे, एल नीनो के बारे में बात करेंगे, लालिनो के बारे में बात करेंगे। प्लस सदन जो ऑसिलेशन है, जिसको हम दक्षिणी दोलन कहते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। यानी पूरा एक टॉपिक है। इसके अंतर्गत भी बहुत सारे टॉपिक्स आपके छूटे हुए हैं, जिनको भी हम डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे। तो क्लाइमेटोलॉजी भी यहाँ पर हो जाएगा। हाँ, मौसमी संकट, आपदाएं, उनसे रिलेटेड चीजें पूरा यहाँ पर आप देखोगे। जैसे क्लाउड बस्ट है, इससे पेपर पूछा भी गया है, ग्लेशियर लेक है, सवाल पूछा गया है ना, इनको लेकर के। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक जलवायु पर मानव का क्या प्रभाव है, पूरा डिटेल में यहाँ पर एक एक टॉपिक है, जिनको हम यहाँ पर देखेंगे। पहली बात तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इन सिलेबस के एक एक पॉइंट को समझें। जब आप सिलेबस को पढ़ते हैं, जब आपने एक एक पॉइंट को पढ़ लिया, एक एक बिंदु को आपने पढ़ लिया, तो आपको क्या हो जाएगा, अनुमान हो जाएगा कि अच्छा ये टॉपिक्स हैं। जब हमारे दिमाग में एक एक टॉपिक भी क्लियर होगा ना कि ये टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में दे रखे हैं, तो डिटेल में पढ़ते समय आप और अपने आप को कनेक्ट कर पाते हो उससे कि जी अच्छा ये टॉपिक है, ये तो हमारे सिलेबस में दे रखा है। राइट, अच्छी बात है। ऐसी क्लाइमेटोलॉजी के बाद जब हम आएंगे ओशनोग्राफी पर आएंगे, तो ओशनोग्राफी में सबसे पहले तो हम वही पढ़ेंगे। हालांकि जब हम महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ रहे होंगे तो हम वहीं पर महासागरों के बारे में, उनकी उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के बारे में पढ़ लेंगे। लेकिन जब हम प्रॉपर तरीके से महासागर या उच्चावच के बारे में बात करेंगे, महासागर की जो अंदर की संरचना है उनके बारे में बात करेंगे, ओशन डिपोजिशन के बारे में बात करेंगे, महासागरीय अवसाद के बारे में बात करेंगे, उनका टेम्परेचर, डेंसिटी एंड सैलिनिटी क्या है, महासागर का तापमान क्या है, घनत्व क्या है, लवणता क्या है, संरचना में महासागरीय जो धाराएं आपकी गर्म एवं ठंडी जलधाराओं के बारे में बात करेंगे, ज्वार भाटा के बारे में बात करेंगे, समुद्र स्तर में परिवर्तन के बारे में बात करेंगे, सुनामी के बारे में बात करेंगे, चक्रवात के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे मिस हुआ है टॉपिक छोड़ दिया गया है ज्वार भाटा के बारे में, कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंधित सिद्धांत हैं, उनको हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। राइट, क्लियर है, अच्छी बात है, ठीक है।
उसके बाद चौथी यूनिट है आपकी ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट, यानी इनके बारे में पूरा एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना होगा, पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ना होगा, मानव परिस्थिति क्या है। और यहाँ पर आप देखोगे पोषण स्तर, ऊर्जा प्रवाह चक्रण, भू रसायन, कार्बन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिक पिरामिड, मानवीय पारस्परिक अंतर संबंध और प्रभाव, पर्यावरणीय नैतिकता, गहन पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय संकट और आपदाएं, वैश्विक तापन, नगरीय उष्ण द्वीप, वायुमंडलीय प्रदूषण एवं जल प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण के साथ पूरा एक एक टॉपिक को बारीकी से पढ़ेंगे। प्लस इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके पेपर में बन सकते हैं उन प्रश्नों को भी हम यहाँ पर देखेंगे। राष्ट्रीय कार्यक्रम की नीतियां जो पर्यावरण को लेकर के काम कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, क्योटो प्रोटोकॉल, ब्रेटलैंड कमीशन क्या है, एजेंडा 21 क्या है, पेरिस सहमति क्या है, इनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पांचवी यूनिट हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट है जनसंख्या वाला भूगोल, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, बहुत महत्वपूर्ण है। जनसंख्या के आंकड़े, स्रोत, जन्म मरण, सांख्यिकीय आंकड़ों की विश्वसनीयता, त्रुटि, सैंपल सर्वे, विश्व जनसंख्या वितरण के बारे में, जनसंख्या वृद्धि कैसे हो रही है, जनांकीय संक्रमण क्या है, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत क्या है, माल्थस का सिद्धांत, रिचार्डो का सिद्धांत, सडलर का सिद्धांत, इनके बारे में बात करेंगे। प्लस जन्म दर, मृत्यु दर विश्लेषक के बारे में, संकेतक, निर्धारक, विश्व प्रतिरूप, जनसंख्या प्रवास, प्रकार, कारण, परिणाम और प्रतिमान, जनसंख्या संरचना एवं विशेषताएं, विकासशील देशों में जनसंख्या की नीतियां क्या क्या हैं, काफी अच्छा टॉपिक है, इनके बारे में लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। उसके बाद हमारा आता है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, अधिवास भूगोल। अक्सर करके ये मैंने भी देखा है, अपनी तैयारी के दौरान भी देखा है, हम लोग क्या करते हैं शुरुआत की जो यूनिट है, जो मॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इनको ढंग से पढ़ डालेंगे। लेकिन जब आप बात आ जाती है पॉपुलेशन ज्योग्राफी पे, जब बात आ जाएगी यहाँ पे सेटलमेंट ज्योग्राफी पे, अधिवास वाले भूगोल पे आ जाएगी, यहाँ पे आते आते विद्यार्थियों का इंटरेस्ट इन टॉपिक्स में कम होने लग जाता है, क्योंकि ये थोड़े टॉपिक ही इस तरीके से। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इन टॉपिक्स को भी विधिवत तरीके से ही पढ़ना है, राइट। आप यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं तो आपको डिटेल में इन चीजों को समझना पड़ेगा, राइट। चलिए, तो यहाँ पे अधिवास भूगोल में ग्रामीण अधिवास के बारे में बात करेंगे, उनके प्रकार के बारे में बात करेंगे, प्रतिरूप एवं वितरण के बारे में बात करेंगे, रूरल सेटलमेंट्स, टाइप, पैटर्न्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्लस ग्रामीण अधिवासों की समकालीन समस्याएं क्या क्या है, ग्रामीण नगरीय प्रवास क्या कह रहा है, भूमि उपयोग में बदलाव, भूमि अधिग्रहण और समव्यवहार, ट्रांजेक्शन। एक सच्चाई आपको बता दूं, मैं आपको ये बात बिल्कुल ओपनली बता दूं कि अगर 100 में से, अगर मैं आप में से बात करूंगा, मैं 100 में से अगर 20 विद्यार्थी, अगर मैं ये बात करूं कि 100 स्टूडेंट्स अगर यूजीसी नेट ज्योग्राफी का पेपर दे रहे हैं या यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं, 100 में से मैं लिख के दे रखा हूं 75 to 80 स्टूडेंट हमारे ऐसे होते हैं जिनको 100% अपना सिलेबस नहीं पता होता। क्या बात कर रहे हो गुरुजी यार, ये तो बड़ी गहरी बात आपने कह दी। जी मैं सच कह रहा हूं। अगर मैं किसी विद्यार्थी को, अपने भूगोल विषय के विद्यार्थी से पूछ लूं कि क्या आप मुझे भूगोल के सारे टॉपिक्स के नाम बता सकते हैं, अमूमन टॉपिक के नाम छोड़िए, अगर मैं ये पूछ लूं कि आपका भूगोल विषय यूजीसी नेट में है तो क्या आप मुझे जो 10 यूनिट हैं, जो 10 यूनिट्स हैं, क्या आप उन 10 यूनिट्स के नाम मुझे गिना सकते हो? मैं लिख करके दे रहा हूं 75-80 में से कम 60-65 बच्चे ऐसे होंगे जो 10 यूनिट के नाम भी नहीं गिना सकते। और अगर मैं कह दूं कि उन 10 यूनिट का डिटेल में जो टॉपिक्स हैं, पूरा छोड़िए, आधा दूरा बता दिए, 75-80 बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं बता पाएंगे। मुश्किल से 10 से 12-15 बच्चे ऐसे होते हैं जो सिलेबस को ढंग से पढ़ते हैं, डिटेल में एनालिसिस करते हैं, और उन्हीं में से 1-8% वाला कैसे होता है जो उसको घोल के पी जाता है और वही फाइनली मंथ में जाकर के जीआरएफ को क्वालिफाई करता है। बाकी के 10 से 12% है वो अपना नेट पे रह जाते हैं। डिटेल में एनालिसिस करना होगा कि अगर हमने कहा भैया कि सिद्धांत में गॉर्डन, सिल्डे है, हेरन पिलेरी है, साडलर है, लेविस है, ममफोर्ड है, और इन्होंने जो नगरों की उत्पत्ति के सिद्धांत है, विशेष तौर से जो ममफोर्ड है, इसका प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आपको ऐसा नहीं कि आपको बस इतना ही, आपको इसको लेकर के समझना पड़ेगा। अच्छा, ये भी हमारे सिलेबस में इस तरीके से, बहुत से विद्यार्थी तो सरप्राइज करते हैं, अच्छा ये ममफोर्ड वाला भी, ये भी हमारे टॉपिक में, उनको पता ही नहीं, मामला गड़बड़ है। Characteristics and process of urbanization in development and developing countries, factors of urban growth, trends of urbanization, size, structure and functions of urban areas। विकसित और विकासशील देशों में नगरीकरण की विशेषता और प्रक्रियाएं, नगरों की वृद्धि के कारक, नगरीकरण की प्रवृत्ति, आकार, संरचना और नगरीय क्षेत्र के कारक, नगरीय पद्धतियां, प्राचीन नगरों के कानून, श्रेणी, आकार और नियम। ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पर हो जाएगा। बात क्लियर भैया? चलिए, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया।
आगे बात करेंगे अधिवास भूगोल के अंतर्गत ही हम आएंगे तो केंद्रीय सिद्धांत का सिद्धांत, जिसमें क्रिस्टालर का सिद्धांत पूछा गया है। नगरों की आंतरिक संरचना, नगरीय भूमि उपयोग सिद्धांत में वर्गीस, हैरिस, उलमैन एवं हॉयट के सिद्धांत बात करेंगे। महानगर की संकल्पना के बारे में बात करेंगे। वैश्विक नगर और कोर नगर जो होता है, एज सिटीज जो होता है, इसको लेकर सवाल पूछा गया, इसको बात करेंगे। नगर आकार परिवर्तन, पूर्व नगर क्षेत्र, ग्रामीण नगर सीमांत, नगरोपांत, मुद्रिक एवं उपग्रही नगर, नगरों में सामाजिक विसंयोजन, नगरीय सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण, नगरीय गरीबी की अभिव्यक्ति, मलिन बस्ती, अनियमित क्षेत्र की वृद्धि, अपराध और सामाजिक ये गरीबी कर लीजिएगा, नगरीय गरीबी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत आएंगे तो आर्थिक भूगोल की गतिविधियों की व्यवस्था को प्रभावित करने वाले स्थानीय कारक, प्राथमिक, वित्तीय, तृतीयक एवं चतुर्थ, ये द्वितीय कर लीजिएगा इसको, ठीक है, या और वित्तीय भी कह सकते हैं, बात वही है। प्राकृतिक संसाधन में वर्गीकरण, वितरण एवं संबंधित समस्याएं, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, विश्व में विकसित एवं विकासशील देशों में ऊर्जा का संकट है। एग्रीकल्चर के अंतर्गत भूमि क्षमता वर्गीकरण एवं भूमि उपयोग नियोजन, शस्य प्रतिरूप में शस्य संयोजन विधि क्षेत्र का निरूपण, बीबर, दोई तथा रफीउल्लाह, शस्य विधिकरण में वॉन थ्यून का भूमि उपयोग नियोजन मॉडल, कृषि उत्पादकता के मापन एवं निर्धारक, कृषि उत्पादकता में क्षेत्रीय विभिन्नताएं, विश्व की कृषि पद्धतियों के बारे में बात करेंगे। फिर जो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी वाला पॉइंट है, इसको समझना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना भैया। अदिति यादव जी गुड मॉर्निंग। उद्योगों का वर्गीकरण, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री है, ध्यान रखना। उद्योगों के स्थानांतरण के कारण, यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, प्लस उद्योगों के स्थान निर्धारण के सिद्धांत में बेवर है, हूवर है, लॉस है, एप्रेड है, डीएस स्मिथ है, ध्यान रखना। इनके जो सिद्धांत हैं, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन से हैं, अल्प विकसित देशों के विनिर्माण क्षेत्र पर वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है, ध्यान रखना। पर्यटन उद्योग क्या है, प्लस यहाँ पे बात करोगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी एवं ज्ञान में वृद्धि, शिक्षा एवं अनुसंधान विकास उद्योग, यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे, एक टॉपिक को समझते हैं। फिर उसके बाद परिवहन एवं व्यापक व्यापार भूगोलक, स्थानीय पारस्परिक अन्योन्य क्रियाएं, इंटरेक्शन के सिद्धांत मॉडल में उलमैन और हट के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे संबद्धतांक और अभिगम्यता सूचकांक मापन, कनेक्टिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। स्पाटियल फ्लो मॉडल्स, स्थानीय प्रभाव मॉडल के बारे में बात करेंगे। गुरुत्वाकर्षण मॉडल और इसकी भिन्नता, ग्रेविटी मॉडल्स एंड इट्स वेरिएंट्स, विश्व व्यापार संगठन, वैश्वीकरण और उदारीकरण की विश्व व्यापार नीतियां, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न्स, एवं अंतरराष्ट्रीय प्रादेशिक सहयोग एवं व्यापार की संभावनाएं एवं समस्याएं, इनके बारे में बात करते हुए फिर प्रादेशिक विकास के विकासक के बारे में बात करेंगे। यहां पे बात करेंगे प्रारूप विज्ञान प्रदेश, औपचारिक कार्यात्मक प्रदेश, विश्व प्रादेशिक विविधता, प्रादेशिक विविधता के सिद्धांत, प्रादेशिक विकास के सिद्धांत, जिसमें हर्षमैन है, गार्डनर है, मर्डल है, जॉन है और फाइडमैन है। अल्प विकसित अधीन राष्ट्र का सिद्धांत, वैश्विक आर्थिक खंड, भारत में प्रादेशिक विकास और सामाजिक आंदोलन। जितने टॉपिक ये पढ़ने में आपको अजीब लग रहे हैं, जितने टॉपिक पढ़ने में आपको ये अटपटे लग रहे हैं, उतने ही ऐसे इनके प्रश्न हैं जो बिल्कुल आपसे अटपटे तरीके से पूछे जाते हैं। तो चीजों को थोड़ा सा समझिएगा। सांस्कृतिक एवं सामाजिक के बारे में बात करेंगे तो सांस्कृतिक एवं सामाजिक भूगोल संस्कृति की संकल्पना है। सांस्कृतिक जटिलताएं, क्षेत्र एवं प्रदेश, सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी, सांस्कृतिक अभिसरण, सामाजिक संरचना एवं प्रक्रम में सामाजिक कल्याण और जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक अपवर्जन, भारत में सामाजिक समूहों का स्थानीय वितरण, जनजाति, जाति, धर्म एवं भाषाएं, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य, रुग्णता, पारिस्थितिकी, पोषणता की स्थिति, निदान की स्थिति, वर्गीकरण और स्थानीय एवं मौसम वितरण का प्रतिरूप, विशेषता भारत के संदर्भ में, भारत में स्वास्थ्य सुरक्षा की योजना और नीति, भारत में स्वास्थ्य पर्यटन। फिर जो हम राजनीतिक भूगोल पर आते हैं तो परसीमाएं एवं सरहद की संकल्पना क्या है, विशेषकर भारत के संदर्भ में बात करेंगे। प्लस हर्टलैंड एवं रिमलैंड का सिद्धांत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा गया हर्टलैंड और रिमलैंड। राजनीतिक भूगोल की प्रवृत्ति और विकास, संघवाद का भूगोल, भारत में निर्वाचन सुधार, निर्वाचन व्यवहार के निर्धारक, जलवायु परिवर्तन की भू राजनीति, विश्व संसाधनों की भू राजनीति, भारत की हिंद महासागरीय भू राजनीति, प्रादेशिक सहयोग के संगठन, विश्व संसाधनों की नव राजनीति। ज्ञान में जो ज्योग्राफिकल थॉट तो आपको पता है पूरे ही हैं, जिसमें आपको ग्रीक के बारे में पढ़ना है, रोमन पढ़ना है, अरब पढ़ना है, चाइनीज पढ़ना है, भारत पढ़ना है, अमेरिकन पढ़ने है, सारे भूगोलविद आपको पढ़ने हैं, चाहे वो वारेनियस है, कांट है, हम्बोल्ट है, रिटर है, सीफर है, हर्ट्सोन है, भारत के जितने भी चिंतन है सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तो ज्योग्राफिक थॉट वाले को तो पूरा आप इसको स्किप कर सकते हो, मतलब इसको ऐसा नहीं कि इसके एक टॉपिक को पढ़ना है आपको, ये तो आपके लिए पूरा ही है। प्लस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये भारत का पूरा भूगोल डिटेल में आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं
है कि कोई एक भी टॉपिक इसमें छोड़ना, बहुत डिटेल में टॉपिक है पूरा तरीके से। फिर आपका जो 10वां है आपका जो यहाँ